क्लास में हमने बीए फर्स्ट ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र भौतिक भूगोल के एक टॉपिक चट्टान के विषय में बात की थी। उसमें सिर्फ एक चट्टान आग्नेय चट्टानों के बारे में बात की थी। आज हम अवसादी चट्टानों के बारे में बात करेंगे या सेडिमेंट्री रॉक्स। चूँकि अवसादी चट्टानें जो होती हैं वो अवसादों या सेडिमेंट्स के मिलने से बनती हैं, इसलिए इसे अवसादी चट्टानें कहते हैं। और ये शब्द सेडिमेंट्री लैटिन भाषा के सेडिमेंटम शब्द से लिया गया, जिसका अर्थ होता है नीचे बैठना, सेटिंग डाउन। चूँकि वैसे इन चट्टानों के पढ़ने से पहले आपको अपक्षय, अपरदन, अनाच्छादन आदि के बारे में जानना ज़रूरी है। वैसे वो एक अलग से चैप्टर्स भी हैं, उनको हम पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा सा मैं बता देती हूँ कि जब चट्टानें किसी भी कारण से टूटती फूटती हैं तो उनका जो चूरा इकट्ठा होकर के नीचे जमा हो जाता है, उससे ही अवसादी चट्टानें बनती हैं। और इन अवसादी चट्टानों को हम परतदार चट्टानें भी इसलिए कहते हैं क्योंकि इनमें जो अवसाद या मलबा होता है या चूरा होता है चट्टानों का, उनकी विभिन्न परतें होती हैं। अब चूँकि ये लगातार ही जमा होता रहता है, एक तह के ऊपर दूसरी तह जमती रहती है, तो इसलिए इनका वज़न बढ़ने लग जाता है और वज़न बढ़ने के कारण ये संगठित होने लगती है और अंत में जो परतदार चट्टान होती है उसकी रचना पूरी हो जाती है। और चूँकि ये चट्टानें जो हैं, इनके लिए जो जितना भी पदार्थ होता है हम पहले बात कर चुके हैं कि अपक्षय अपरदन द्वारा जब चट्टानें टूटती फूटती हैं उनके विघटन और वियोजन इनके द्वारा प्राप्त होता है। तो चूँकि ये अवसादी जो चट्टानें होती हैं, इनका जो निर्माण होता है ज़्यादातर जल में, जो चट्टान का चूर्ण है उसके लगातार जमा होने से होता है। हालांकि ये ज़रूरी नहीं कि जल पर ही हो, ये इनका निर्माण स्थल पर भी होता है। जैसे पर्वत हैं, पर्वतों के नीचे तलहटी में नदियाँ जब बह कर के आती हैं तो जो वो जलोढ़ पंखों का, एल्यूल फैंस का निर्माण करती हैं, वो भी एक तरह से अवसादी चट्टानें हैं। और साथ में एक आपको एक बात और ये बता दें कि इनका निर्माण एक निश्चित क्रम में होता है। सबसे पहले बड़े कण जमा होते हैं, उसके बाद महीन कण जमा होते हैं। और ज़्यादातर क्या होता है कि कणों का जो क्रम होता है वो कणों का जो वज़न है या उनके परिवहन करने वाले कारकों की शक्ति है उस पर आधारित होता है। तो अब हम थोड़ा सा ये जो चट्टानें हैं इनके विभिन्न प्रकारों के बारे में पढ़ लेते हैं। जो अवसादी चट्टानें होती हैं उनको हम कई कारकों के आधार पर डिवाइड करते हैं। जैसे देखिए आप, सबसे पहले हम लेते हैं कि सबसे पहला आधार हम लेंगे अवसाद में जो अवसादी चट्टानों के निर्माण में जो पदार्थ भाग लेते हैं उनके आधार पर जो वर्गीकरण होता है उसमें फर्स्ट है यांत्रिक क्रियाओं के द्वारा निर्मित अथवा चट्टान चूर्ण से निर्मित चट्टानें। और दूसरा है जैविक तत्वों से बनी हुई चट्टानें। तीसरा है रासायनिक तत्वों से बनी हुई चट्टानें। तो ये तो हो गया कि भाई चट्टान अवसादों के निर्माण में भाग लेने वाला जो चट्टानें, जो निर्माण में जो भाग लेने वाले कारक है उनके अनुसार हम वर्गीकरण कर रहे हैं। और दूसरा है कि इन अवसादी चट्टानों के निर्माण में मतलब ये कहाँ पर बनी है, जैसे सागर में बनी है, झील में बनी है, नदियों में बनी है, उसके आधार पर भी हम इनको देखते हैं। उसके बाद में हम जैसे हवाओं के द्वारा बनी है चट्टानें या फिर हिमानी के द्वारा बनी है, इस आधार पर निर्मित करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं। तो सबसे पहले तो हम रचना सामग्री या निर्माण में भाग लेने वाले कारकों के आधार पर हम इनका वर्गीकरण कर लेते हैं। ये जो चट्टानें होती हैं 3 प्रकार की होती हैं।
एक तो है चट्टान के चूर्ण से बनी हुई चट्टानें। चट्टान चूर्ण से बनी हुई जो चट्टानें होती हैं उसमें जैसे सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यांत्रिक क्रियाओं की। बात की थी मैंने आपको। अपक्षय में जो यांत्रिक क्रियाएं होती हैं उनकी वजह से चट्टानों में विघटन होता रहता है। चट्टानें कमज़ोर होकर के छोटे और बड़े टुकड़ों में टूटती रहती है। इससे मतलब कि अपक्षय जो होता है उससे सारी चट्टान के निर्माण के लिए रचना सामग्री प्राप्त होती है। और अपर्दन के जो विभिन्न कारक होते हैं जैसे कि जल, हवा, हिमनद, सागरीय लहर, ये सब इन पदार्थों को अपनी शक्ति से एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाके बिछाते रहते हैं। तो वापस से क्या होता है कि परिवहन के दौरान इनमें पुनः रगड़ होने के कारण आकार में अंतर आ जाता रहता है और ये पदार्थ जो है सागर में, झील में, नदी में जमते रहते हैं, उनकी परतें बनती रहती हैं और इस प्रकार से क्या होता है कि चट्टानें बनती रहती हैं। तो इसमें क्या होता है जैसे उसमें आती है बालू का पत्थर, कॉन्ग्लोमरेट, सिल्ट, चीका मिट्टी और लॉयस। जो बालू का पत्थर होती है उसका जो होते हैं उसका निर्माण मुख्य रूप से बालू के कणों से होता है, बालू या रेत। जो बालू या रेत जो बनती है वो शक्कर के महीन के कणों की तरह बारीक कणों से बनती है और इसके निर्माण में हम ये मान के चलते हैं ये क्वार्ट्ज खनिज से बनी होती है। इनके कणों का आकार विभिन्न प्रकार का होता है। देखा जाए तो इसमें जो बालू का पत्थर में सिलिका, कैल्शियम, लोहे के ऑक्साइड और चीका आदि पदार्थ पाए जाते हैं। और अब चूंकि क्या होता है जो पदार्थों से बनती है उनमें जब उन पदार्थों में अंतर आ जाता है तो इस बालू का पत्थर के रंग में भी अंतर आ जाता है। मान लीजिए इनका ये लोहे के ऑक्साइड से बनी है तो इनका रंग लाल या भूरा होता है। कैल्शियम से कार्बोनेट की अधिकता होती है तो रंग सफ़ेद और भूरा होता है और सिलिका द्वारा होता है तो ये बहुत ज़्यादा कड़ा हो जाता है। और इस सिलिका पत्थर वाले बालू का पत्थर का तो अपर्दन भी होना बहुत मुश्किल हो जाता है क्योंकि ये कठोर हो जाता है। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि जो बालू का पत्थर होती है उसका संगठन ठीक प्रकार से नहीं होता तो चट्टान जो होती है बहुत कमज़ोर हो जाती है और अपक्षय के प्रभाव से लगातार उस कणों के रूप में टूटने लगती है। वैसे इन बालू का पत्थर ये जो होती हैं बालू का पत्थर वो चट्टानें उनमें आसानी से पानी जो है नीचे तक चला जाता है। इसीलिए ज़्यादातर जो कुएँ होते हैं, आर्टिजियन वेल्स होते हैं, पाताली कुएँ, वो बालू का पत्थर वाली चट्टानों में पाए जाते हैं। इसके बाद हमने कॉन्ग्लोमरेट की बात की थी। अगर रेत के साथ कंकड़ मिले होते हैं तो जो चिकने हुए जो गोल आकार वाले पत्थर के टुकड़े होते हैं उन्हें कंकड़ या पेब्बल कहते हैं और उनका व्यास होता है 4 मिलीमीटर तक होता है। बड़े बड़े जो पत्थर या बॉल्डर होते हैं जिनका व्यास 256 मिलीमीटर तक होता है उसके मिलने से चीका और चीका मिट्टी के मिलने से ग्रेवल बनता है। जैसे वैसे सबको पता ही है कि इन चट्टानों का निर्माण क्वार्ट्ज खनिज होता है और ग्रेवल का रूप बाद में कॉन्ग्लोमरेट में बदल जाता है। मतलब ये है कॉन्ग्लोमरेट कब बनता है जब कॉन्ग्लोमरेट का निर्माण जब इसमें जो ऊपर मैंने आपको बातें बताई हैं उसमें अगर सिलिका मिल जाती है तो कॉन्ग्लोमरेट का निर्माण हो जाता है। और चट्टान बहुत ज़्यादा कठोर और अपर्दन के लिए अवरोधक होती है और इसी कारण से ये जो कॉन्ग्लोमरेट का चट्टानें होती है वो कठोरता के कारण जितनी भी स्थलाकृतियाँ होती हैं वो इन्हीं से बनी होती है। और जब कंकड़ गोल नहीं होते हैं और कोण वाले होते हैं तो उससे जो चट्टानें बनती हैं उसको ब्रेसिका कहते हैं। इसके अलावा चीका मिट्टी और शैल होती है। चीका मिट्टी और शैल जो है वो जैसे जब चट्टान के जो चूरा होता है एकदम बारीक कण होते हैं और वो जम जाती है तो चीका चट्टान का निर्माण होता है
और इनका निर्माण सागर में, झील में या बाढ़ के समय नदियों के किनारे पर होता है। और चट्टान में जो कणों का आकार होता है एक 1/32 से 1/256 मिलीमीटर व्यास का होता है, तो उसे सिल्ट कह देते हैं। और कणों का व्यास अगर 1/256 से 1/8192 मिलीमीटर तक होता है तो उसको चीका या क्ले चट्टान कहते हैं। और दोनों वैसे मुलायम होती है, सिल्ट और चीका, लेकिन वो अप्रवेश होती है, यानी कि उनमें पानी जो है प्रवेश नहीं कर पाता है। इस क्ले चट्टान का निर्माण पूर्णतः क्योवालिन खनिज द्वारा होता है। ये वाली जो चट्टान होती है घुलनशील नहीं होती है और इस पर रासायनिक अपक्षय का असर नहीं होता है, लेकिन यांत्रिक अपक्षय द्वारा इसका विघटन अवश्य होता है। यह अपरदन आसानी से होता है। जो शुद्ध चीका होती है उसका रंग सफ़ेद होता है, लेकिन जब अन्य पदार्थ इसमें मिल जाते हैं तो अशुद्धता के कारण अनेक रंग होते हैं। अन्य सिल्ट और क्ले के संगठित होने पर ये शैल से अलग है। शैल होती चट्टान और शैल होती एक उसका नाम है चट्टान का। सिल्ट और क्ले के मिलने से बनती है। इसके अलावा ये जो जमा होने वाले पदार्थ होते हैं इसको विभिन्नता के कारण इसकी पतली पतली परतें अलग होने लगती हैं, अलग अलग होने लगती हैं। इसके अलावा अब ये तो हमने कुछ यांत्रिक क्रियाओं द्वारा निर्मित चट्टानों की बात की थी। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक पदार्थों से बनने वाली चट्टानों की। तो जब बहते हुए जल के साथ कुछ घोल जो होते हैं वो रासायनिक कुछ जो ये पानी होता है, बहता हुआ जल होता है, उसमें कुछ रासायनिक पदार्थ मिल जाते हैं और इससे जल का संपर्क जब अन्य चट्टानों से खास करके धरातल के नीचे होता है तो चट्टानों से क्या होता है, घुलनशील पदार्थ घुलकर जल के साथ मिल जाते हैं और बाद में दबाव कम हो जाता है तो जल जो है वाष्प में परिणत हो जाता है, भाप बन जाता है और जल की जो प्रवाह गति में कमी आ जाती है। इससे घुले हुए पदार्थ नीचे बढ़ने लगते हैं। इससे क्या होता है, रासायनिक परतदार चट्टान का निर्माण होता है, जैसे कि शैलखरी, जिप्सम जिसे जिप्सम कहते हैं, और नमक की चट्टान, रॉक सॉल्ट आदि। अब इसके अलावा कार्बनिक तत्वों से जो चट्टानें बनी होती हैं, यानी कि मतलब जीव जंतुओं और वनस्पतियों के अवशेष भाग जो होते हैं वो भी जगह जगह जमा होकर के चट्टानों का निर्माण करते हैं और आगे चलकर संगठित होकर ठोस चट्टान बना लेते हैं। चूने और कार्बन की मात्रा के आधार पर इन्हें हम 3 भागों में व्यक्त करते हैं। सबसे पहले है चूना प्रधान चट्टान। तो जो चूनीदार चट्टानें हैं वो जलाशय, झील, सागर में उन जीवों के अस्थिपंजर और वनस्पतियों से बनती है जिनमें चूना ज़्यादा होता है। इसका निर्माण भी एक वैज्ञानिक पद्धति से होता है। रासायनिक अपक्षय के समय कार्बन डाइऑक्साइड और जल जब मिल जाते हैं तो उसके प्रभाव से चट्टानों से कैल्शियम अलग हो जाता है और वो कैल्शियम बाइकार्बोनेट बन जाता है और घोल के रूप में वो नदियों द्वारा सागर में ले जाया जाता है। वहाँ पर प्रवाल आदि जीव जितने भी अपने अस्थिपंजर के निर्माण के लिए इन कार्बोनेट को ग्रहण करते हैं। कुछ वनस्पतियाँ जैसे अलगी है वो भी इस कैल्शियम कार्बोनेट को ग्रहण करती है और जब ये जीव मर जाते हैं तो इनके अस्थिपंजर जो कि चूने या कैल्शियम कार्बोनेट के बने होते हैं सागरीय लहरों द्वारा टूट जाते हैं और बड़े और छोटे छोटे टुकड़े जब एक जगह बैठकर परतों के रूप में संगठित हो जाते हैं तो चूने के पत्थर या लाइमस्टोन बन जाते हैं। चूने का जो पत्थर होता है वो पतली और मोटी दोनों प्रकार की परतों में होता है। कण महीन भी हो सकते हैं और बड़े भी हो सकते हैं। और ये लाइमस्टोन जो होता है वो कई रंगों का होता है। अब जो लाइमस्टोन की जो रचना होती है वो घुलनशील तत्व कैल्शियम कार्बोनेट से होती है, तो जैसे ही इसे जल मिलता है ये शीघ्रता से घुल जाता है। इसी कारण से इस चट्टान पर रासायनिक अपक्षय का प्रभाव सर्वाधिक होता है, लेकिन शुष्क जलवायु वाले भागों में यह अपक्षय के लिए अवरोधक होता है।
इसका मुख्य कारण है कि लाइमस्टोन की रचना में समानता होती है। प्रवेदन के कारण चट्टानों में फैलाव और संकुचन नहीं होता है। जब चट्टान में मैग्नीशियम और कैल्शियम दोनों के कार्बोनेट होते हैं तो उसे डोलोमाइट कहते हैं। जो डोलोमाइट होता है वो लाइमस्टोन की तुलना में कम घुलनशील होता है और इन दोनों प्रकार की चट्टानों से का प्रयोग भवन निर्माण के लिए करते हैं। उसके बाद आता है खरिया मिट्टी। जो चौक है वो लाइमस्टोन का ही एक प्रकार है, लेकिन लाइमस्टोन की तुलना में मुलायम भी ज़्यादा होता है और प्रवेशीय पोरस भी ज़्यादा होता है। जो खरिया या चौक का निर्माण होता है छोटे छोटे जीवों द्वारा, जो फोरामिनीफेरा नाम के छोटे छोटे जीव होते हैं उनके अलग किए हुए कैल्शियम कार्बोनेट के संगठित होने से होता है। चट्टान की बहुत ज़्यादा प्रवेशी होने से, यानी इसका मतलब है कि जब चट्टान में जल बहुत ज़्यादा प्रवेश करने की क्षमता रखता है तो जल शीघ्रता से चट्टान के अंदर प्रवेश कर जाता है और इससे चट्टान की ऊपरी भाग का अपरदन कम होता है। तो अब इसके पश्चात हम कार्बन प्रधान शैलों को लेते हैं। जो कार्बनिक तत्वों से बनी चट्टानें होती हैं उनको प्रत्यक्ष रूप में वनस्पतियों के अवशेष के जमा होने से और संगठित होने से होती हैं। कार्बनिक तत्वों से जो बनी हुई चट्टानें होती हैं वो चट्टानें वनस्पति के अवशेष के जमने से बनती हैं। जो वनस्पति का जो भाग है, जब पृथ्वी की मान लो पृथ्वी पर बहुत भूकंप आ गया है, ज्वालामुखी या फटा या उससे पृथ्वी की हिलने से, जब पृथ्वी की हलचल से कुछ वनस्पति जब नीचे चली जाती है तो ऊपर से अवसाद का जमाव होता रहता है और ऊपर का भार बढ़ता जाता है। तो जैसे ऊपर से दबाव बहुत ज़्यादा होता है और ताप के कारण वनस्पति का रूप बदल जाता है और इस प्रकार संगठन के बाद जो ठोस चट्टान बनती है उसे वो कार्बन प्रधान चट्टान होती हैं। प्रारंभिक रूप तो इसका पीट होता है, गहरा भूरा होता है और माइक्रोस्कोप द्वारा हम जब इसमें वनस्पति का कुछ रूप देख सकते हैं। कुछ समय बाद जो पीट होता है वो लिग्नाइट कोयला में बदल जाता है। इसमें कार्बन जो है, कार्बन का जो प्रतिशत है वो पहले की तुलना में बढ़ जाता है और रंग भी काफ़ी गहरा भूरा और काला जाता है और इसका रूप जब बहुत अधिक बदल जाता है तो इसका वास्तविक जो रूप है बिटुमिनस एंथ्रासाइट कोयला बन जाता है। और जो कोयला होता है वो हमेशा परतों या तहों के रूप में पाया जाता है। कोयले की परत को हम सीम कहते हैं। हालांकि स्थलाकृति के निर्माण की दृष्टि से तो कोयले का कोई महत्व नहीं है, पर आर्थिक महत्व बहुत ज़्यादा है। इसके पश्चात लेते हैं हम लोग सिलिका प्रधान शैलों को। तो जब देखते हैं कि चट्टान में सिलिका की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है तो उसे सिलिका प्रधान चट्टान कहते हैं। इसका निर्माण रेडियोलेरिया और स्पंज जीवों या डाइटम पौधों के अवशिष्ट भाग के संगठन से होता है। गेसर, जैसे कहते हैं गेसर के जल से जमा किया गेसराइट सिलिका का ही जमाव होता है। इसका रंग जो होता है वो जमाव की अशुद्धियों के आधार पर सफ़ेद, भूरा, पीला होता है और गैसराइट का जमाव गेसर के आसपास होता है। अब देख लेते हैं हम कि निर्माण में जो भाग लेने वाले कारक हैं उनका जमाव किस स्थान पर हुआ है उसके आधार पर भी हम वर्गीकरण करते हैं। तो जो परतदार चट्टानें होती हैं उसमें हमें जमाव के लिए हमेशा ही अवसादों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अब जब मान लीजिए किसी चट्टान का अपक्षय हुआ, उसके बाद अपरदन और परिवहन के बाद ये पदार्थ जो है एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। और जो अवसादी चट्टानें होती हैं वो उनका जमाव ज़्यादातर झील, सागर, नदी के तटों पर होता है और इनके जमाव में मुख्य रूप से हवा, जल, सागरीय लहरों, हिमानी इनका प्रमुख हाथ रहता है। इसके आधार पर हम इन 3 भागों में व्यक्त करते हैं। चूँकि अब इस आगे की क्लास में पढ़ेंगे, आज के लिए इतना ही काफ़ी है।